हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी, और स्वागत है दोस्तों आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे हम जो आज बात कर रहे हैं दोस्तों, यह है जीएस की महत्वपूर्ण क्लास 2 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूकेएसएससी के पुराने पेपर, जो लेटेस्ट पेपर है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे एक आइडिया आपको लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यूकेएसएससी जीएस का पूछ रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों हम करंट जीके डोज भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने पेपर से। और उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो करंट जीके का डोज है, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं वे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, वह हम जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है वह भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी में इससे रिलेटेड प्रश्न बने थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे यह है, जो सचिवालय रक्षक का जीएस का पेपर है वह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चौथा है दोस्तों यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है दोस्तों महत्वपूर्ण इंडेक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और सभी जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, एक ना एक प्रश्न बनने की यहाँ से बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए फिल्म अवार्ड से अभी हाल ही में जो ग्राम विकास अधिकारी का बना था एग्जाम, वहां पे भी बने थे। प्रमुख नियुक्तियां अक्सर बनती है, महत्वपूर्ण इंडेक्स से भी एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर आपको हर पॉइंट से दिलाने की ये क्षमता भी रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो आपके लिए। तो पहला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे, ये है प्रमुख नियुक्तियां। क्या है दोस्तों? प्रमुख नियुक्तियां। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 6 नियुक्तियां पढ़ेंगे, इन सभी को आपको अभी याद करना है। तो सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पे सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की बात करते हैं दोस्तों, तो सेबी के जो वर्तमान जो अध्यक्ष है यानी जो चेयरमैन है दोस्तों, उनका नाम है माधवीपुरी। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। तो पूरी ध्यान रख लेना, माधवीपुरी वर्तमान में सेबी की क्या है? चेयरमैन है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले बात करें दोस्तों तो वे थे अजय त्यागी जी। कौन थे? अजय त्यागी जी थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सेबी के बारे में। और सेबी से एक चीज ध्यान रखना कि इसकी स्थापना पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सेबी एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988 को, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। लेकिन दोस्तों इसे जो वैधानिक दर्जा दिया गया, ध्यान रखना वैधानिक कह रहे हैं, वैधानिक जो दर्जा दिया गया दोस्तों, यह कब दिया गया? यह दिया गया जनवरी 1992 में, 30 जनवरी 1992 था। तो आप 92 ध्यान रख लेना, 1992। तो जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जरूर इसे याद करें। दूसरा यहां पे देखिए, दूसरा है दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका आंसर है दोस्तों वी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वरन। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वर्तमान में है वे कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। और तीसरा देखिए दोस्तों यहां पे, और यह आपको पूछा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। क्या पूछा है दोस्तों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है दोस्तों? सुमन बेरी। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुमन बेरी। इससे पहले कौन थे? इससे पहले दोस्तों बात करें तो इससे पहले जो उपाध्यक्ष थे वे थे राजीव कुमार। वे कौन थे? राजीव कुमार। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले थे राजीव कुमार, हाल ही में कौन बने हैं? सुमन बेरी जी बने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना की बात तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अरविंद पनगड़िया जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे, दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी बने, और तीसरे उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी जी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा अगर यहां पे हम बात करें, देखिए ये तो हो गया उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं। और एक यहां पे काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वह होता है सीईओ। सीईओ देखिए, आपको बताना है कि जो वर्तमान में करंट सीईओ है वो कौन है। और सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, देखिए पहले जो सीईओ थे उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर जी। सिंधु श्री, क्या नाम था? सिंधु श्री। तो देखिए सिंधु श्री, तो सिंधु श्री खुल्लर। तो सिंधु श्री जो खुल्लर जी थे दोस्तों, वह पहले कौन थे? पहले सीईओ थे किसके? नीति आयोग के। वर्तमान में कौन है? काफी प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और ये आपको वर्तमान के सीईओ कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तीसरा ये हो गया। अब चौथा देखिए दोस्तों, यह है संघ लोक सेवा आयोग। इसके जो वर्तमान में नए जो अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? मनोज सैनी जी। मनोज सैनी जी। और पांचवें की बात करें दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वे सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। और लास्ट आपको छठा यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, वह है एनडीए के कमांडेंट। क्या है इनका नाम? इनका नाम है अजय कोचर जी। तो देखिए एनडीए की बात करें अजय कोचर जी, सीबीआई की बात करें तो सुबोध कुमार जायसवाल, संघ लोक सेवा आयोग मनोज सैनी। तो
एक बार दोस्तों इन्हें जल्दी से याद करें और रिवाइज करें। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें सेबी की। तो सेबी की हमने देखा माधवीपुरी थी, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। तीसरा हमने देखा दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष थे यानी इससे पहले थे राजीव कुमार, और उनसे भी पहले कौन थे, उनसे भी पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी थे। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, मनोज सैनी जी। सीबीआई निदेशक की बात करें तो जायसवाल जी है, सुबोध कुमार जायसवाल जी। और लास्ट एनडीए कमांडेंट की बात करें तो इनका नाम क्या है दोस्तों, अजय कोचर जी है। क्या नाम है, अजय कोचर जी। तो प्रमुख 6 नियुक्तियां हैं दोस्तों, और आई होप आपको याद हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक दोस्तों ये था। अब बात करते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम बेस्ट फिल्म की। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें दोस्तों तो उस फिल्म का नाम क्या था, तो बताइए दोस्तों जरा क्या था नाम। तो जी हां दोस्तों, उस फिल्म का नाम था मरक्कर। मरक्कर, आप पूरा नाम मत याद करना, बहुत बड़ा नाम था। साउथ इंडियन टाइप की मूवी थी, पर जबरदस्त थी, लाजवाब मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला वो मरक्कर को मिला। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि बेस्ट हिंदी फिल्म का, बेस्ट हिंदी फिल्म का, तो देखिए दोस्तों अगर बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो उसका नाम क्या है, जी हां दोस्तों उसका नाम है छिछोरे। क्या नाम है, छिछोरे, छिछोरे। अब एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको देता हूं यहां पे, और इसका आंसर आपको आई होप नहीं मालूम होगा, मुझे मालूम है क्योंकि बहुत टफ प्रश्न है, लेकिन आपको बताना है कि जो छिछोरे मूवी है इसके डायरेक्टर कौन थे, छिछोरे मूवी के डायरेक्टर कौन थे। तो बेस्ट हिंदी फिल्म ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे बेस्ट अभिनेता और बेस्ट अभिनेत्री। तो अभिनेता की बात करते हैं। देखिए अभिनेता की बात करें तो उनका नाम था मनोज बाजपेयी जी। क्या नाम था, मनोज बाजपेयी जी, मनोज बाजपेयी जी। तो बेस्ट अभिनेता हो गए मनोज बाजपेयी जी। और इसके अलावा एक नाम और था दोस्तों यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका नाम क्या था, धनुष। क्या नाम था, धनुष। साउथ इंडियन एक्टर है ना धनुष, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही लाजवाब एक्टर हैं दोनों के दोनों। तो मनोज बाजपेयी जी और धनुष जी, तो ये क्या थे, बेस्ट एक्टर। अब बात करते हैं बेस्ट अभिनेत्री में यानी बेस्ट अभिनेत्री में। तो यहां पे तो नाम आता है कंगना रनावत का। क्या नाम आता है, कंगना रनावत का। तो 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है बेस्ट अभिनेत्री का वो कंगना रनावत को मिला। वहीं पर दोस्तों अगर ऐसा पूछ दूं कि बेस्ट सहायक अभिनेता, बेस्ट सहायक अभिनेता, देखिए सहायक अभिनेता की बात करें तो सहायक अभिनेता ना, तो सहायक अभिनेता में जो नाम है वह है विजय सेतुपति। क्या नाम है, विजय सेतुपति। क्या नाम है, विजय सेतुपति। बहुत अच्छे एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है विजय सेतुपति। तो सहायक अभिनेता में बेस्ट रोल यानी जो बेस्ट सहायक अभिनेता का जो अवार्ड मिला इसमें ये विजय सेतुपति को मिला। और यहीं पर बात करें अगर अभिनेत्री की बात करें सहायक अभिनेत्री में तो वह किसे मिला था, कोई बता सकता है, तो बताइए दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो बताना। तो जी हां दोस्तों उनका नाम था पल्लवी जोशी। क्या नाम था, पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी। एक बार नाम ध्यान रख लेना, अगर आ जाए क्या पता एक नंबर दिला जाए तो ये ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इसके अलावा जो काफी इंपॉर्टेंट है गायक और गायिका में। तो देखिए गायक की बात करते हैं तो गायक में किसे मिला है, तो गायक में तो एक ही बहुत प्रसिद्ध चले थे उस समय, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था, बताइए जरा दोस्तों क्या नाम था, बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने, और बताइए जरा उनका नाम क्या था। तो जी हां दोस्तों बी प्राक, बी प्राक आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है। और इन्हें बेस्ट गायक का अवार्ड मिला था 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार में मेल कैटेगरी में। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था सावनी रविंद्र। क्या नाम था, सावनी रविंद्र। तो सावनी रविंद्र क्या था, बेस्ट फीमेल गायिका थी। और पुरुष की बात करें तो बी प्राक थे। तो यहां तक तो आपने देख लिया है। अब यहां पे देखिए दोस्तों यह बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य, और यह किसे दिया गया है, और इसकी बात करें दोस्तों तो बेस्ट फ्रेंडली राज्य की बात करें तो इस बार जो मिला गया है वो मिला गया है सिक्किम को। किसे मिला गया है, सिक्किम को। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये सभी, और एक फैक्ट यानी एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकता है। अब एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए, आपने ये बताना है कि जो हमारा उत्तराखंड है इसे कब बेस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं मिलेगा तो आपको इसका आंसर पिन जरूर करवा दूंगा। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो, जैसे यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एक फिल्म थी सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म। क्या नाम है, सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें दोस्तों तो उस फिल्म का नाम क्या है, उस फिल्म का नाम है कस्तूरी। तो अगर टफ प्रश्न बने तो ऐसा बनेगा, और बाकी से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो यहां तक दोस्तों 67वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको यहां से दिलाकर जानने की बहुत क्षमता है इस पार्ट में।
अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सचिवालय रक्षक की। देखिए सचिवालय रक्षक जीएस का पेपर है और यहाँ पे आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ग्राम विकास अधिकारी का जो जीएस का पेपर है उसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और पूछा है आपको कि निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो यूके की सहायता से यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से की गई है। तो किसकी की गई है, भिलाई की, राउरकेला की, दुर्गापुर की या फिर बोकारो की। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो जी हाँ दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी जानते होंगे और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है दुर्गापुर, यह बिल्कुल सही है। तो अब देखिए दोस्तों यह तो आपको मालूम हो गया, बहुत से फैक्ट आपको पहले से भी आते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और जितने भी प्रश्न अब आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भिलाई की। देखिए सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि यहां पे जो स्टील प्लांट है कहां पर है, किस राज्य में है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस राज्य में है तो राज्य की बात करें तो भिलाई आपको कहां पे मिलेगा, भिलाई जो आपको मिलेगा दोस्तों वह मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। कहां पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहां पे मिलेगा, इसका आंसर बताइए जरा दोस्तों कि राउरकेला कहां पर है। तो बताइए जरा। जी हां दोस्तों राउरकेला की बात करें तो यह आपको मिलेगा ओडिशा में। कहां पे मिलेगा, ओडिशा में। तो ओडिशा में मिलेगा क्या, राउरकेला। और यहीं पर बात करें दुर्गापुर की तो यह आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और लास्ट आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों बोकारो, तो यह आपको कहां पे दिखेगा, यह आपको दिखेगा झारखंड में। तो यह चीजें तो आपने देख ली कि कहां पर है। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है जो बनता है वह बनता है दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ऊपर के जो आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, यानी दोस्तों हम बात कर रहे हैं भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। इन तीनों का जो निर्माण हुआ है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है, जबकि जो ये बोकारो वाला है इसका निर्माण जो किया गया है दोस्तों वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब एक फैक्ट यह बनता है कि यह जो स्टील प्लांट है किसकी सहायता से बने हैं। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं भिलाई की तो भिलाई बनता है यूएसएसआर यानी हम सिंपली कहें तो रूस की सहायता से। और बोकारो की बात करें तो यह भी किसकी सहायता से है, यह भी रूस की सहायता से ही है। तो भिलाई, बोकारो, छत्तीसगढ़, झारखंड यह दोनों किसकी सहायता से है, रूस की सहायता से है। और राउरकेला की बात करें दोस्तों तो यह जो है यह जर्मनी की सहायता से है। किसकी सहायता से है, जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर तो अभी यूके ने पूछा है यह किसकी सहायता से है, यूके की सहायता से है। तो एक फैक्ट तो आपने यहां पे देख लिया है। अब एक चीज और यहां पे बता देता हूं। देखिए दोस्तों एक चीज आप यहां पे नोट डाउन कर लेना, वैसे कई बार क्या पता पूछ लिया जाए। देखिए एक आपको मिलेगा सेलम, यहां पे लिख लेता मैं सेलम स्टील प्लांट। क्या है, सेलम स्टील प्लांट। अब यहां पे प्रश्न ऐसा बनता है कि यह जो स्टील प्लांट है किस राज्य में है। तो बताइए दोस्तों यह जो प्लांट है किस राज्य में स्थित है। और इसके अलावा एक प्लांट मैं यहां पे और लिख लेता हूं, तब तक आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। तो विश्वेश्वरैया यहां पे लिख लेता दोस्तों, विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। तो यह बताए दोस्तों कि यह प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो सेलम की बात करें तो जी हां दोस्तों अगर हम सेलम की बात करें तो यह आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और अगर विश्वेश्वरैया की बात करें तो यह आपको मिलेगा कर्नाटक में। अक्सर प्रश्न बन सकते हैं यहां से क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यह प्लांट है। तो एक चीज तो आपने यहां पे देख लिया है। अब जरा यहां पे देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन यहां पे एक फैक्ट ध्यान रखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो व्यक्ति थे यानी उनके सिद्धांत पर काम करता है, यानी उसके सिद्धांत पर था यह मॉडल। तो सिंपल पूछा जाएगा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस क्या थी, जो मॉडल था इस पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं, तीसरी तो आपने देख लिया है। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाए दोस्तों यहां पे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1951 से लेकर यानी 56 तक था, यानी 1951 से लेकर 56 तक था। और एक चीज दोस्तों यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है हेराल्ड डोमल्ड, हेराल्ड डोमल्ड यानी हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर। तो हेराल्ड डोमर किस पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत था, मॉडल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो आपको यहां पे जो दामोदर परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, यह भी पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है
जैसे बात करें भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल, तो भाखड़ा नागल हो गया। तो पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, और इसके अलावा बात करें जो हीराकुंड परियोजना है, यह किस परियोजना के तहत बनाए गए थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसे आप जरूर याद करना। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यह हो चुका है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए क्वेश्चन तो सरल है और इसका राइट आंसर आप सभी भी जानते होंगे कि गोवा इसका सही आंसर है। वैसे तो पहले अगर बात करें सर्वप्रथम 1889 के आसपास, यानी 1982 के आसपास, 1982 के आसपास केरल में हो गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं था, मतलब ऑथराइज नहीं था। जो व्यापक रूप से विधानसभा में जो प्रयोग हुआ था वो गोवा में हुआ था, तो गोवा ही इसका सही आंसर आता है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो कहां पे हुआ था? गोवा में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पे बात करें हम ईवीएम की। देखिए ईवीएम से एक चीज ध्यान रखिए, सबसे पहले कि इसका निर्माण यानी इसका आविष्कार किसने किया? तो ईवीएम का जो आविष्कार किया ना दोस्तों, उनका नाम क्या था? उनका नाम था एम.बी. हनीफा। क्या नाम था? एम.बी. हनीफा। तो एम.बी. हनीफा द्वारा ईवीएम जो मशीन है उसका आविष्कार किया गया। अब एक चीज देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1999 के गोवा जो विधानसभा चुनाव थे वहां पे व्यापक रूप में इसका यूज किया गया था। और एक चीज यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो ईवीएम मशीन होती है ना, तो ईवीएम मशीन में अधिकतम यानी अधिक से अधिक, यहां पे लिख लेता मैं, अधिकतम ईवीएम मशीन में 64 उम्मीदवारों का चयन हो सकता है। 64 उम्मीदवार, यानी अधिकतम कितने उम्मीदवार चुने जा सकते हैं? तो 64 उम्मीदवारों को अधिकतम एक ईवीएम मशीन में लिया जा सकता है। और वोटिंग की बात करें कि टोटल एक ईवीएम में कितने वोट पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यह फिक्स होता है और यह होता है 3840। तो इतने तो वोट पड़ सकते हैं मैक्सिमम, और 64 उम्मीदवार यहां पे क्या हो सकते हैं? इलेक्ट हो सकते हैं, यानी इस ईवीएम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बॉक्साइट की बात की गई है। तो बॉक्साइट आप सभी जानते होंगे एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का और है। और भारत में सबसे ज्यादा कहां पे जो बॉक्साइट है वो पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपका आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ओडिशा इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओडिशा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है बॉक्साइट का। और यहीं पर दोस्तों अगर विश्व लेवल पर बात करें, देखिए बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो बॉक्साइट अगर देश की बात करें, तो बॉक्साइट अगर देश की बात करें दोस्तों, तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो आपको कहां पे मिलेगा? वो आपको मिलेगा दोस्तों कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पर अगर दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें, देखिए मैं कल रिपोर्ट चेक कर रहा था, इसकी रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ जो माइन के द्वारा जारी की जाती है 2021-22 की, तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो मुझे मिली इसके लिए वो 2019 की मिली, यानी 20-21 वाली कोई भी डाटा मुझे नहीं मिला। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत बॉक्साइट के मामले में जो भारत की रैंक है दोस्तों वह कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो अभी लेटेस्ट है दोस्तों वह कितनी है? भारत की रैंक 5वां स्थान है बॉक्साइट के उत्पादन के राज्य में। तो यानी यहां तक हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट अगर आप ध्यान रखना चाहते हो कि 2019 के रिपोर्ट के ही अनुसार, देखिए बॉक्साइट तो आपने देख लिया 5वां स्थान है। अब यहीं पर दोस्तों कुछ और बात कर लेता हूं, जैसे कुछ और अयस्क है, जैसे एक है क्रोमाइट। क्या है? क्रोमाइट हो गया। इसके अलावा दोस्तों बात कर रहे हैं यहां पे जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है लोह का। क्या है? लोह का तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लोह में जो रैंक है भारत की वह है 4थे स्थान। क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट की जो रैंक है वह 3रा स्थान है। और यहीं पर दोस्तों स्टील की बात करें, देखिए यहां पे लिख लेता दोस्तों स्टील की रैंक। तो स्टील की रैंक में भारत का जो विश्व में स्थान है वो 2रा स्थान है। और जिंक की बात करें, जो जिंक वाला यानी होता है ना ZnIK वाला, तो जिंक की बात करें तो जिंक में भारत की रैंक कौन सी है? तो जिंक में भी भारत की रैंक क्या है? 4th है। तो यह रैंक अक्सर पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट दोस्तों यहां पे आपको लिखवा देता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वह है दोस्तों यहां पे कोल के संदर्भ में। देखिए कोल की बात कर रहे हैं, कोल तो कोयला की बात कर रहे हैं। तो कोयला में एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार
2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, तो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्पादक राज्य की बात करें, देखिए उत्पादक कह रहे हैं, भंडारण की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादक की बात कर रहे हैं, तो उत्पादक में जो पहला स्थान है वह छत्तीसगढ़ का है। किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो ध्यान रखना, झारखंड मत चले जाना, क्योंकि किताबों में आपको झारखंड भी मिलता है। तो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है कोयले का, वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ इसका पहला है, दूसरा ओडिशा है, और झारखंड की बात करें तो झारखंड चौथे स्थान पर आता है। तो कोल का ये हो गया। और कोल के अगर यहां पे बात करें तो पहला स्थान क्या है देश में? तो पहला स्थान चीन का आता है, दूसरा स्थान भारत का आता है। तो यह भी पूछा जाता है कि कोयले उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। तो यह फैक्ट दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हें आपको याद करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये हो गया है। और क्वेश्चन नंबर अब 4 की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है। तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो धोलावीरा इसका बिल्कुल सही है। और एक चीज बोलते हैं दोस्तों कि आप सभी बहुत से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बहुत सी क्लासेस का, और हम नहीं दे पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कल परसों से भी फीवर था, परसों भी फीवर था, कल भी थोड़ा फीवर था, और आज भी काफी फीवर है। फिर भी दोस्तों हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट 1 या 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दें। तो उसी में दोस्तों हमारी कोशिश है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, आपको पूछा गया और इसका आंसर आपने देख लिया है, धोलावीरा। तो देखिए धोलावीरा की जब हम बात कर रहे हैं तो धोलावीरा से एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब हम धोलावीरा की बात करें तो देखिए, जब हम सिंधु सभ्यता में समझते हैं ना, तो सिंधु सभ्यता में एक विशेषता होती थी। जैसे ये हो गया, सिंधु सभ्यता के जो दुर्ग होते थे ना, वो कुछ इस प्रकार होते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो दुर्ग होते थे दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार होते थे। इनकी 2 विशेषता होती थी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जो पहला होता था, जो बड़ा होता था और ऊपर होता था, यानी जो दुर्ग थोड़ा ऊपर होता था वो छोटा होता था, जो नीचे होता था वो बड़ा होता था। जो ऊपर वाला जो दुर्ग होता था उसमें क्या होते थे, उसमें जो व्यक्ति निवास करते थे वो थोड़ा पावरफुल रहे होंगे, बड़े व्यक्ति रहे होंगे। और जो नीचे वाला जो दुर्ग था वो क्या रहता था, वो जो छोटे लोग होते थे शायद उनके लिए रहा होता था। लेकिन धोलावीरा दोस्तों एकमात्र ऐसा जगह है जहां पे हमें क्या मिलते हैं, 3 दुर्ग मिलते हैं। यानी 1 दुर्ग, 2 दुर्ग और उसके बीच में एक तीसरा दुर्ग भी मिलता है, और एकमात्र ऐसा है। तो धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा जो सिंधु सभ्यता की घाटी है, यानी सिंधु सभ्यता स्थल है, जहां पे हमें 3 दुर्ग मिलते हैं। और 3 दुर्ग की बात करें तो एक तो सबसे ऊपर होगा, एक बीच में होगा और एक सबसे नीचे होगा। तो यह जो हमें सुविधा मिलती है धोलावीरा में मिलती है। और धोलावीरा से ध्यान रखना दोस्तों, वैसे तो इसकी खोज की बात करें तो 1967 में हो गई थी। 1967 में किसने की थी? जगपति जोशी जी ने, जगपति जोशी जी ने, जगपति जोशी जी ने। तो देखिए खोज तो हो गई थी, लेकिन जो इसका उत्खनन का कार्य हुआ वह हुआ था 1990-91 में। कब हुआ था? 1990-91 में इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। और वह किसने किया था? वह किया था रविंद्र बिष्ट जी ने। किसने किया था? रविंद्र बिष्ट जी ने। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों धोलावीरा। और धोलावीरा से एक चीज और भी ध्यान रख सकते हो कि यहां से हमें एक मुद्रा प्राप्त हुई है। मुद्रा की मतलब यहां पे हमें एक स्लेट प्राप्त हुई है, इस प्रकार की स्लेट प्राप्त हुई है। और इस स्लेट में 10 अक्षर लिखे गए हैं, यानी 10 अक्षर यानी 10 चित्र बनाए गए हैं, और उन 10 चित्रों में सिंधु लिपि का लिखा गया है। तो यह हमें मिलता है धोलावीरा से। इसकी बात करें तो देखिए दोस्तों, यह मासर और मानहर नदी के तट पर है। मासर और मानहर। तो मासर और ध्यान रखना दोस्तों मानहर, तो मासर और मानहर नदी के तट पर बसा हुआ यह क्षेत्र है धोलावीरा। और 2021 में, कब? 2021 में जुलाई 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को में शामिल किया गया था। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको यहां पे देता हूं, अभी आपको याद करना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, है ना? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, यह भी बताना है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे यह भी बताना है जैसे यूनेस्को के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कौन है, और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष है यूनेस्को के वह कौन से हैं, और भारत में वर्तमान में यूनेस्को की कुल कितनी साइटें हैं यह भी हो सके तो जरूर बताना। अगर नहीं मालूम होगा तो गूगल करना और इसे अभी याद कर लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा दोस्तों यहां पे बात करते हैं कालीबंगा की। देखिए कालीबंगा की बात करते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा आपको कहां पे मिलेगा? यह मिलेगा आपको हनुमानगढ़ जिला में। कहां पे मिलेगा? हनुमानगढ़ जिला में। तो देखिए हनुमानगढ़ जिला में यह आपको मिलने वाला है। तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना है कि 1953 लिख लेना, खैर 1953 में अमलानंद घोष जी द्वारा, अमलानंद घोष जी द्वारा इसकी खोज की गई थी, यानी इसका खोज किया गया था। और 1961 यानी लिख लेते हैं यहाँ पे 1961 से लेकर 69 के बीच में जो बीबी लाल जी हैं, बीबी लाल जी, तो बीबी लाल जी और बी के थापर जी, इनके द्वारा यहाँ पे उत्खनन भी करवाया गया था।
कालीबंगा ये हो गया। जूते खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें दोस्तों तो ये घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप रंगपुर की बात करें तो रंगपुर के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यहीं पर पूछा जाता है कि रंगपुर के बारे में, तो रंगपुर में आप ध्यान रखना है कि यह जो सुखभागर जो नदी है उसके तट पर है। चावल का साक्ष्य हमें यहां पे मिला था और गुजरात में रंगपुर आपको मिलेगा और एस आर राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 ये हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर देना। देखिए दोस्तों, इसके जो फैक्ट होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है परमार वंश। तो परमार वंश त्रिपक्षीय संघर्ष से शामिल नहीं था। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे बनाते हैं थोड़ा बहुत एक रफ फिगर बनाते हैं भारत का, अपने प्यारे भारत का। तो देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यानी यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हम सभी का प्यारा भारत कुछ इस प्रकार से। और यहां से बात करें कुछ यहां पे गुजरात आ गया और यहां पे गुजरात आने के बाद यहां पे नीचे यानी कुछ इस प्रकार से यहां पे बन गया ये। तो दोस्तों यहां पर बन गया हमारा प्यारा भारत कुछ इस प्रकार से। और देखिए ये तो हो गया भारत। और यहां पे देखिए दोस्तों ये आ गया जो यहां पे जो ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये है पाल वंश यानी बंगाल वाला क्षेत्र। और यहां पे जो आपको ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये है प्रतिहार वाला, प्रतिहार। और यहां पे जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों यह जो क्षेत्र है इसे कहते हैं पाल वंश क्षेत्र, यानी पाल वंश का यहां पे रास्ता। तो यही चीज अब यहां पे देखिए, ये हो गया प्रतिहार, यहां पे हो गया पाल वंश और यहां पे हो गया दोस्तों ये हो गया राष्ट्रकूट। तो इन्हीं के बीच में जो यह त्रिपक्षीय युद्ध था ये हुआ करता था। अब मैं इसे जरा रब कर लेता हूं जिससे आसानी हो समझने में। तो देखिए दोस्तों, अब यह युद्ध क्यों होता था? यह युद्ध होता था एकमात्र राज्य के लिए, कन्नौज के लिए। तो कन्नौज पे प्रतिहार का राज्य था और कन्नौज के लिए इन तीनों के बीच में क्या होता था? युद्ध होता था। पाल राजाओं के बीच में, प्रतिहार राजाओं के बीच में और राष्ट्रकूट राजाओं के बीच में। और इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है यहां से जो यहां पे आपको राजा दिखाई दे रहे हैं पाल वंश दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश का सबसे पहले देखें कि इसका संस्थापक कौन है। और यूकेएससी आपको यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इनका नाम था गोपाल। तो संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। अब इसकी राजधानी की बात करें, देखिए राजधानी, तो पाल वंश की राजधानी कहां थी? तो राजधानी कहां पे मिलेगी आपको? मुंगेर। तो राजधानी कहां पर थी? मुंगेर। तो देखिए संस्थापक हो गया गोपाल, राजधानी हो गया मुंगेर। और यहीं पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है गोपाल के बारे में। तो गोपाल की अगर बात करें दोस्तों तो इसने एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इस विश्वविद्यालय का निर्माण क्या था? औदंतीपुरी। क्या है? औदंती। ध्यान रखना, औदंतीपुरी विश्वविद्यालय। औदंती, औदंती यानी औदंती लिख लेता हूं, अगर आपको यहां पे स्थापना समझ में आए तो आप लिख लेना औदंतीपुरी। औदंतीपुरी जो विश्वविद्यालय है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण गोपाल ने करवाया था। अब देखिए दोस्तों इसी वंश में एक बाद में राजा आते हैं जिसका नाम क्या है? धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। और यह प्रश्न यूकेएससी ने आपको फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था। धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मपाल। देखिए दोस्तों धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल ने ही सबसे पहले पाल वंश की ओर से इस युद्ध में भाग लिया था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहां पे है, तो इसने सबसे पहले तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी यहां पे लिख देता विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने स्थापना की। और इसके अलावा जो यूकेएससी ने आपको पूछा था प्रश्न वो ये था, यूकेएससी वाला प्रश्न बताता हूं मैं दोस्तों आपको। यूकेएससी ने आपको यह पूछा था कि सोमपुर जो बिहार है, सोमपुर बिहार है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। और यही प्रश्न यूकेएससी ने आपको पिछले एग्जाम में जो 2020 के आसपास जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अब यहां पे दोस्तों जैसे है प्रतिहार की बात करते हैं। देखिए प्रतिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पे बात करें संस्थापक की बात करते हैं। देखिए संस्थापक की दोस्तों हम जब बात कर रहे हैं तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था नागभट्ट। क्या नाम था दोस्तों इसका? नागभट्ट। तो नागभट्ट इसका संस्थापक था। काफी इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट ध्यान रख लेना। अब यहां पे देखिए इसके बाद एक राजा और आया वत्सराज, जिसने सबसे पहले इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो यहां पे यह है कि इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध राजा आया
जिसका नाम था मिहिर भोज। क्या नाम था? मिहिर भोज। और यह जो राजा था दोस्तों मिहिर भोज, यह सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। तो प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज था, है ना। और मिहिर भोज के बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा आया जिसका नाम क्या था? महेंद्रपाल। क्या नाम था? महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल की बात करें दोस्तों तो ये इसी से संबंधित था, यानी प्रतिहार वंश से था। और महेंद्रपाल की बात करें तो इसमें क्या था? देखिए दोस्तों मिहिर भोज की बात करें, महेंद्रपाल आ गया। महेंद्रपाल से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसका एक दरबारी था, दरबारी का नाम था राजशेखर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में था। और इसने एक रचना की है, वह की है कर्पूर मंजरी। और इसके अलावा काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा की रचना किसने की है दोस्तों? यह पूछा जाता है। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है? तो राजशेखर ने की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और यह किससे है? प्रतिहार राष्ट्रवंश से है। अब यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं राष्ट्रकूट से। देखिए राष्ट्रकूट से वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, इसका संस्थापक कौन था? देखिए इसका संस्थापक की बात करें दोस्तों तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था दुंती दुर्ग। क्या नाम था? दुंती दुर्ग। यहां पे लिख लेता साफ साफ, दुंती दुर्ग। तो दुंती दुर्ग तो हो गया दोस्तों इसका संस्थापक, लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वह है इसका जो राजा हुआ इस वंश में, कृष्ण प्रथम। क्या नाम है दोस्तों? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण प्रथम। इस यानी जो राष्ट्रकूट राजा है इसका एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसने क्या किया था? इसने जो एलोरा की जो गुफा है, यानी एलोरा देखिए एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है ना, एलोरा का यहां पे लिख लेता है, एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलिफेंटा का जो यहां पे गुफा है, यानी इसका निर्माण करवाया था। तो कृष्ण प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 ये हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 है और पूछा है दोस्तों कि मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो बता सकते हैं दोस्तों मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, मालवा में भूस्खलन की बात करें तो देखिए एक चीज ध्यान रखना, आयोग ने आपको यहां पे तो सरल पूछ दिया है, एग्जैक्ट जो वर्ष है केवल वही पूछ दिया है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट तिथि पूछी जाए दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? वह है 18 अगस्त। क्या है? 18 अगस्त 1998। इस तिथि को ध्यान रखना, यूकेएसएससी ने यह तिथि भी आपको पूछी है। ऑप्शन दिए थे 17 अगस्त, 18 अगस्त, 18 जुलाई, 17 जुलाई। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ? 18 अगस्त 1998 को हुआ। अब यहां पर एक चीज होता है कि जब यानी जब भूस्खलन होता है तो इसमें तो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भूस्खलन में, लगभग 150 के आसपास या इससे भी ज्यादा। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध नाम यहां पे आता है और वह जो नाम है दोस्तों वह है प्रोतिमा बेदी। क्या है? प्रोतिमा। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? प्रोतिमा बेदी। तो प्रोतिमा बेदी का जो निधन हुआ दोस्तों, यह प्रश्न भी यूकेएसएससी आपको पूछ चुका है। यह मालवा के भूस्खलन में हुआ था, 18 अगस्त 1998 को हुआ था। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर डी प्रश्न यहां से बने तो पूछा जाएगा कि प्रोतिमा जो बेदी है उनका संबंध किस नृत्य से था। तो देखिए दोस्तों जो ओडिसी नृत्य होता है ना, ओडिसी वाला नृत्य, ओडिसी नृत्य, तो ओडिसी नृत्य से यह संबंधित थी। जो प्रतिमा बोधी जी है ना, प्रोतिमा बोधी जी बंगाली हो गई, तो यह किससे संबंधित थी? ओडिसी नृत्य से संबंधित थी। और इन्होंने नृत्य ग्राम की स्थापना भी की थी, नृत्य ग्राम। तो नृत्य ग्राम की इन्होंने स्थापना की थी बंगलुरु में। तो यह भी आप ध्यान रख लेना दोस्तों। हाँ, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रतिमा बोधी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी प्रश्न यह बनेगा कि इनका संबंध किस नृत्य से था? ओडिसी से नृत्य से था। और 18 अगस्त 1998 को मालवा में भूस्खलन हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों, 18 अगस्त, यह भी याद करो, 1998 से काम नहीं चलेगा आने वाले एग्जाम में, 18 अगस्त भी आपको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पे 7 है दोस्तों कि किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो बता सकते हैं दोस्तों किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मिलेगा बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों यहां पे यह है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1-2 मिनट का आप समय लीजिए और इसका आंसर बताइए कि यहां पे कौन सा आंसर आएगा। 3, 2, 6, 8, 18, 40 और फिर क्या आएगा?
तो यहाँ पे अगर इसका कर्म देखें दोस्तों तो यहाँ पे ये ऐसा हो रखा है, यानी 2 गुना हो रखा है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे 3 गुना हो रखा है, और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 4 गुना होगा। तो यानी 18 चौको कितना होता है, 72 होता है। और ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वह बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौको 72। तो ऐसा इसका वो था, यानी जो संख्या थी, जो चिन्ह था रीजनिंग का यह था। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे ये हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जरा बताना आप कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखेगा, यानी पश्चिम से पूर्व। जितने भी ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर ही घूमते हैं, केवल 2 ग्रह को छोड़कर। कौन कौन से, तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, एक हो गया शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह होता है ना, और इसके अलावा एक ग्रह और है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है, और वह कौन सा है, वह है अरुण ग्रह। कौन सा है, अरुण ग्रह। तो यह दोनों जो ग्रह हैं दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम घूमेंगे, बाकी सभी की जो दिशा होगी वो कहां से होगी, पश्चिम से पूरब की ओर होगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये फिगर मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, और वह इसलिए रखा है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ तिथि आपको याद कराना चाहता हूँ, और आई होप दोस्तों आप यहाँ पे इसे याद कर भी दोगे। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि कुछ होते हैं आंतरिक ग्रह, कुछ होते हैं बाह्य ग्रह, है ना। तो कुछ फैक्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे बात करें यहाँ पे आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत या पार्थिव जो ग्रह होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो यहां तक जो ग्रह होते हैं उसे कहते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद के जो ग्रह हैं, जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति से लेकर वरुण तक, इसे कहते हैं बाह्य ग्रह, या फिर इसे कहते हैं जोवियन ग्रह। तो पूछा जाएगा कि जोवियन ग्रह में कौन सा शामिल नहीं है, तो जो पहले वाले जो ग्रह है ये शामिल नहीं है। तो एक फैक्ट आपने देख लिया है। दूसरा फैक्ट देखिए दोस्तों, दूसरा फैक्ट आप यहां पे देखिए कि जो यहां पे मंगल ग्रह है और यहां पे जो बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में आपको ये क्षुद्र ग्रह पेटी दिखाई दे रहे हैं। इसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, यानी एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं, इन्हें बोलते हैं, जैसे बात करें क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी परत होती है इनके बीच में। तो पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह जो पट्टी है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है। तो किन 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद करना है। देखिए यहाँ पे जो ये ग्रह हैं कितना समय लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने का, वह आपको याद करना है। देखिए बुध ग्रह की बात करें तो ये 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का, 88 दिन का समय लेता है। शुक्र की बात करें तो लगभग 225 दिन का समय लेता है, लगभग 224.16 घंटे, यानी 224 दिन 16 घंटे का समय। पृथ्वी की बात करें तो 365 366 दिन का, है ना, 365 366 आप सभी जानते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल लेता है दोस्तों 687 दिन का, 687 दिन का। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति अब साल में आ गया है, यानी 11.9 वर्ष, तो 11.9 साल का समय लेता है बृहस्पति। और शनि की बात करें तो शनि लेता है 29 साल का, यानी 29.5 वर्ष का। और अरुण की बात करें तो अरुण लेता है 84 साल का। और वरुण की बात करें दोस्तों तो वरुण का आपको ध्यान रखना है 165 साल का, 165 साल का। तो यह फैक्ट दोस्तों आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आप अगर ध्यान रखना चाहते हो कि मंगल के 2 ग्रह हैं, 2 छोटे छोटे ग्रह हैं मंगल के, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है फोबोस ग्रह, और एक है आपको मिलेगा डोमोस। यानी उपग्रह की बात करें, जैसे मंगल है ना मंगल, तो मंगल ग्रह में आपको क्या मिलेंगे, 2 छोटे छोटे उपग्रह मिलेंगे। यहाँ पे इसके 2 छोटे छोटे उपग्रह मिलेंगे, सैटेलाइट मिलेंगे, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डोमोस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के बहुत सारे हैं, लगभग 79 के आसपास है। और इसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है गैलीनीड। क्या नाम है, गैलीनीड, गैलीनीड। तो पूछा जाता है कि गैलीनीड किसका उपग्रह है, तो वह बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वह गैलीनीड ही है। तो इन फैक्ट को दोस्तों ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यह हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और पूछा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रवास के जन आंककीय जो परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा सत्य है जनांकीय आंकड़ों के संदर्भ में। तो देखिए प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब प्रवास होगा तो जनसंख्या भी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगी। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों की जनसंख्या के वृद्धि के योगदान में देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, क्योंकि जब ग्रामीण से अगर लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं, नगरों की ओर जाते हैं, तो जनसंख्या बढ़ती है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तीसरा है यहाँ पे प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित होता है, तो सभी सही है, यानी उपयुक्त जो डी है यह बिल्कुल सही है और समझ वाला प्रश्न है और सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है और पूछा है कि एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का ए है सेल, इसे कहा जाता है। और एक्सेल के यहाँ पे कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, जो अक्सर पूछ ले जाते हैं, शॉर्टकट कीज वगैरह, तो इन्हें आप देख लेना, कई बार पूछे जाए तो देख लेना दोस्तों। हाँ, F2 की बात करें तो चाइनीज सेल को एडिट करने के लिए, कंट्रोल प्लस टैब की बात करें तो दो एक्सेल फाइलों के बीच में जो मूव करने के लिए, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह है दोस्तों, इन्हें पढ़ लेना आराम से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और पूछा गया है कि कृषि क्रियाएं संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो यह तो दोस्तों सरल क्वेश्चन है। और कृषि क्रियाएं की बात करें तो कृषि क्रियाएं होती है प्राथमिक क्षेत्र से। देखिए, कृषि क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र से होती है। अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक में, तो इसे भी आप ध्यान रख लेना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके आंसर का जो ट्रिक है वो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। यानी 5 का स्क्वायर 25, और फिर यहाँ पर अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो कितना हो गया? 34 हो गया। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया, और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो गया। तो 16 प्लस 25 की बात करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 41। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, और इसका आंसर आपको बताना है इसका आंसर सही क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों यहाँ पे कि बीते गए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? बुधवार है। और इसे कैसे करना है? तो एक आप ऐसे कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो एक करंट दिन मान लीजिए, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? करंट दिन है, ठीक है, यानी आज का ये वर्तमान दिन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता हुआ कल यानी ये हो गया, इससे 3 दिन पहले 1, 2 और 3, तो बीते हुए 3 दिन पहले ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल यानी ये, और इसके 2 दिन बाद यानी ये और ये, तो यानी यहां तक आगामी कल के 2 दिन बाद यहाँ पे ये हो गया। तो कौन सा दिन होगा? जबकि क्या पूछा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो यहां पे क्या था? बुधवार था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए, बुधवार ये हो गया, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध, तो यह बिल्कुल सही है। और आयोग ने भी इसका आंसर क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। तो आपको भी ऐसा ही करना है, और ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा। फिर है 14वां क्वेश्चन कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, वह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जालंधर। तो जालंधर इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, एक चीज अभी आप ध्यान रख लीजिए कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करें 2018 से, 2018, 2019, 2020, 2018, 2019, 2020, तो 2018 की बात करें तो 105वीं क्या थी? कांग्रेस थी, 105वीं। 106वीं ये हो गई, और 107वीं ये हो गई, 107वीं ये हो गई। तो देखिए, 2018 में जो 105वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई थी, वो कहां पे हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों मणिपुर में। मणिपुर की जो राजधानी इंफॉल है ना, वहां पर हुई थी। तो पहला ये हो गया। छठे की बात करें, जो यूकेएससी ने आपको पूछा है, तो देखिए 2019 का पूछा है, करंट अफेयर 2019 का भी पूछा है। तो ध्यान रखना, यूकेएससी का कुछ भरोसा नहीं है, पुराने भी पूछता है, तो इसलिए आप 2018 से याद करना। तो यहां तक ये हो गया। 2019 की बात करें तो 2019 की बात करें दोस्तों, तो ये हुआ था 106वीं, यानी 106वीं कांग्रेस था। और इसकी बात करें तो ये हुआ था लवली इंस्टीट्यूट में, कहां पे? जालंधर में। तो लवली इंस्टीट्यूट था यहाँ पे, पंजाब जालंधर में हुआ था। 2020 की बात करें जो 107वीं था दोस्तों, इसकी बात करें तो इसका कहां पे हुआ? तो बताइए जरा दोस्तों, इसका कहां पे हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो 107वीं की बात करें तो ये भी कहां पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कहां पे हुआ? बेंगलुरु में। तो 107वीं कहां पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ था। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 107 तो हुआ बेंगलुरु में, यहाँ पे शायद आपने साफ ना लिख लेता मैं यहाँ पे साफ, बेंगलुरु। तो देखिए, बेंगलुरु में यानी हुआ 107वीं। अब बात आएगा कि 108वीं कहां पे होगी? तो देखिए, 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, 2022 में होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब यह जो होगा दोस्तों, ये होगा 2023 में। कब होगा? 2023 में, जनवरी 2023 में इसका आयोजन कराया जाएगा, और इसका आयोजन पुणे में करवाया जाएगा। तो यह दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब यहां पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 कि देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर बताना है कि 5 दोस्त पी, क्यू, आर, एस एवं टी। देखिए जो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, जो सचिवालय रक्षक का जो एग्जाम आया ना, इसमें आपको यूकेएससी ने लगभग 8-9 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे। तो रीजनिंग का फोकस सचिवालय रक्षक में यूकेएससी ने रखा था
किसी में 9 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, किसी में 5 क्वेश्चन भी पूछता है। तो औसतन तो 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, किसी में इनकी संख्या 2-4 बढ़ा भी देता है। तो ध्यान रख लेना, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि यहां पे जो संख्या है वो क्या है। देखिए PQRST है, हमें इसे सोल्व करना है। हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। और बोला गया है कि एक पंक्ति में बैठा है। तो सबसे पहले तो हमने यहां पे क्या कर दिया दोस्तों कि एक पंक्ति खींच ली, ठीक है। अब क्या बोला यहां पे, सबसे पहले जो हमें देखना पड़ता है कि इसकी दिशा कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन देखी जाती है। तो सबसे पहले बोला है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, उत्तर दिशा में है। जब उत्तर दिशा में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड ये होगा और इसका राइट साइड ये होगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें दोनों मिल गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अब एक एक पॉइंट को चुनो। देखिए सबसे पहले लिखा है S T और Q के बीच में है। देखिए क्या बोला है, जो S है ना वो T और Q के बीच में है। अब देखिए हमने ये बोल दिया, लेकिन एक स्थिति तो यह भी हो सकती है ना, एक स्थिति तो मान के चलो कि ये हो गई, ठीक है। यह स्थिति ऐसे भी तो हो सकती है कि T यानी Q यहां पे आ गया, S यहां पे आ गया और T यानी यहां पे आ गया। तो दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है ना। तो देखिए दोस्तों, एक यहां पर ये, दूसरा स्थिति यहां, जितनी भी पॉसिबल स्थिति बन सकती है आपको बनाना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले बोला था कि जो S है वो T और Q के बीच में है। तो T Q कहां पर है, इनकी लोकेशन हमें अभी मालूम नहीं है। और हमें यह मालूम है जो S है वो बीचों बीच में है। तो S तो हमने बीचों बीच में लिख दिया है। अब उसके बाद बोला है कि T या तो इधर भी हो सकता है, T या तो इधर भी हो सकता है। तो दोनों को हमने क्या लिख दिया है, अलग अलग लिख दिया है। अब दोस्तों से थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और देखिए यहां पे सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा है कि Q R के तुरंत बाईं ओर है। तो Q R के बाईं ओर है। देखिए Q का मतलब बाईं ओर है, मतलब Q यहां पे होगा और R के बाईं ओर, यानी यही हुआ। तो Q क्या है, R के बाईं ओर है, क्योंकि हमारी जो दिशा है वो उत्तर दिशा में है। तो लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। तो यहां से हमारा ये आंसर भी निकल गया है। तो Q क्या होगा, इस साइड की ओर होगा, लेफ्ट साइड की ओर। जैसे बोला है कि Q R के तुरंत बाईं ओर है। तो दोस्तों यहां पे इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा वाला है ये तो अपने आप गलत हो गया। तो यह जो इसका वाला होगा ये सही होगा, यानी T S Q ये आ गया और R हमारा यहां पे ये आ गया, क्योंकि Q क्या है, R के तुरंत बाईं ओर है। तो लेफ्ट साइड इधर की ओर है ना, लेफ्ट साइड इधर की ओर है। तो लेफ्ट साइड जब इधर की ओर है तो Q R के बाईं ओर आ गया। तो यहां तक मतलब जो दूसरा वाला था ये वाला, ये तो गलत हो गया, यह वाला सही हो गया। तो अब हमने यहां पे लिख दिया T S Q R। अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन। अब ए क्या बचा है, लास्ट में यहां पे बोला है कि P T के एकदम बाईं ओर है। P क्या है, T के एकदम बाईं ओर है। अब P भी क्या है, T के बाईं ओर है। तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ओर। तो P भी कहां होगा, यहां पे आएगा। तो देखिए दोस्तों, P अब ये हमारे यहां पे सीरीज बन चुकी है। तो क्या बनी है, P T S Q R, P T S Q R। तो ऐसे आपको समझना है, दो दो पॉइंट बनाते चलना, धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। अब प्रश्न यहां पे पूछा है कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में तो कौन बैठा है, बीच में बैठा है S। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है। तो यहां तक ये हो गया। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर आपको देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना बहुत सरल होते हैं। अगर बात करें, जैसा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, वहां पे तो शायद आपको दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर आप यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए सबसे सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आपके पास पूरा समय होता है कि इसे आप सोल्व कर दें। तो आप लिखने में कितना टाइम लगेगा, आप क्या करो, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस लाइन को एज इट इज ऐसे लिख दो और सबको यहां पे कॉमन करो। जैसे यहां पे लिख लेता मैं, वैसे इतना टाइम तो आपके पास मिल जाता है, बहुत टाइम मिल जाता है रीजनिंग के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखना है ए सी लिखा, फिर आपने गैप दिया, फिर बी ए सी बी लिखा, फिर डेस किया, फिर ए किया, फिर यहां पे डेस किया, फिर बी बी सी बी बी ए सी बी बी फिर सी और बी, यानी आपने इस प्रकार के लिख दिए और 4 पॉइंट आपने लिख दिए। अब यहां पे आपको एक एक करके ऑप्शन को चूज करना है और जो कर्म सही बना वही आपको रख देना है। देखिए सबसे पहले दोबारा मैं फिर इसे लिख लेता हूं जैसे समझने के लिए, ए सी डेज बी ए सी बी डेज ए डेज बी बी ए सी बी बी, इसके अलावा फिर डेस और सी बी। अब देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चूज करता हूं। तो ऑप्शन नंबर ए चूज करता हूं और यहां पे देखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए चूज किया मैंने यहां पे, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए क्या है, बी सी सी ए है। तो यह पॉइंट हमने रखना है। तो यहां पे हमने सी रखा, फिर यहां पे तीसरे नंबर क्या है, सी है, और चौथे नंबर पर क्या है, यहां पे ए है। तो क्या कर्म बन रहा है, देखिए ए सी बी 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 ए सी बी, यानी ए सी बी बी ए सी बी सी। तो देखिए कर्म यहीं पर गलत उठ गया, तो ये कर्म नहीं बना। अब यहां पे ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, इसे रख लेते हैं। देखो ये क्या है, बी बी सी ए।
देखिए दोस्तों, यूकेएसएससी में बहुत समय मिल जाता है, आप आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो आपको भी यही करना है, इसी क्रम में आपको लिख देना है और फिर यहाँ पे अपने नंबर देखने हैं और फिर मैच करना है कि कौन सा कर्म सही बन रहा है। जो भी सही बने उसे आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले बी रखा, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पे बी है, ये रख लिया। तीसरे नंबर पर यहाँ पे सी है, ये रख लिया। और चौथे नंबर पे यहाँ पे ए है, तो ये रख लिया। तो कर्म बन रहा है ए सी बी बी, ए सी बी बी, ए सी बी बी, ए सी बी बी, ए सी बी। तो बिल्कुल सही कर्म है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है ये बिल्कुल सही है। तो कर्म हमारा बन रहा है और आपको भी ऐसा बनाना है, ए सी बी बी, ए सी बी बी, ए सी बी बी। तो अगर आपका कर्म बन गया तो आपका आंसर भी हो गया। बहुत टाइम मिलता है, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, और पूछा गया है कि एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है और नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा के कितने विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको रैंकिंग वाली क्लासेस नहीं आती हैं तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी क्लासेस हम लाएंगे, जरूर लाएंगे एग्जाम से पहले, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर इस प्रकार के आपको टोटल ज्ञान करना है रैंकिंग वाले ना, तो टोटल का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और इसी प्रश्न से आपके, यानी इसी फॉर्मूले से आपके जो सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन है, वो सोल्व हो जाते हैं। कुछ एक दो अलग पावर के, अलग टाइप के भी आते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे जब हम आपको ये वाली क्लासेस लेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल निकालना है। तो टोटल बराबर कितना होगा? देखिए, लेफ्ट की बात करें तो चाहे ऊपर की बात करें चाहे नीचे की बात करें, तो ऊपर नीचे हमने, तो लेफ्ट की बात करें तो हमारा आ गया ऊपर से यानी 18। तो 18 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर राइट की बात करें, राइट कितना है? 13 है, तो 13 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर है यहाँ पे माइनस 1 और इसे सोल्व कर दिया। तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 13 में से यानी 12, 18 यानी हो गया 30। तो टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 30, यानी जो टोटल स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई है। अब यहां पे पूछा है कि, यहां पे बोला है कि इनमें से क्या है? 6 लड़कियां हैं। अब जब 6 लड़कियां हैं तो पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थी लड़के हैं। जब 6 लड़कियां होगी तो 6 को माइनस कर दो, तो जितने बचेंगे वो सभी लड़के होंगे, यानी कितना आंसर आएगा? 24 आंसर आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है। और ऐसे ही दोस्तों इसे सोल्व करना भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो ये शायद उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया है। तो फिलहाल बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, लंका नामक स्थान पर जो संगम होता है वो किसका होता है? वह होता है ऑप्शन नंबर डी, जाह्नवी का होता है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जब आपको भागीरथी नदी तंत्र करवाया था ना, मैप में कराया था, एनिमेशन में कराया था, आई होप आपने देखा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने नहीं भी देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में नदी तंत्र में जाना, और नदी तंत्र में भागीरथी नदी तंत्र हमने आपको करवाया है, एनिमेशन से करवाया है, डिटेल से देखना। तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे। देखिए, ये है थांगला दर्रा, और थांगला दर्रा से आ रही है जाड़ गंगा, और इसी जाड़ गंगा को दोस्तों जो दूसरा नाम है वह कहते हैं जाह्नवी नदी। क्या कहते हैं? जाह्नवी नदी। और यह जो जाह्नवी नदी है लंका और भैरव घाटी दोनों के बीच में अपना संगम बनाती है। तो इस आंसर का, यानी जो क्वेश्चन आपको पूछा था, इसका आंसर यही था कि लंका नामक स्थान पर जो भागीरथी से अपना संगम बनाती है वह कौन है? वह है जाड़ गंगा, यानी जाह्नवी नदी। तो यहां तक हो गया दोस्तों। अब यहां पे कुछ और भी आप फैक्ट ध्यान रख लीजिए, कई बार पूछा जा सकता है। देखिए, अस्सी गंगा की बात करें तो अस्सी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर बनाती है। सिया गंगा की बात करें तो झाला नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। और जालंधरी काकोरा की बात करें तो हर्सिल में, और हरि गंगा की बात करें तो मुखवा में अपना संगम बनाती है ना। और फिर यहां पर आप देखोगे दोस्तों कि जैसे यह है केदार ताल से जो केदार गंगा निकलती है वो गंगोत्री नामक स्थान पर गंगोत्री के आसपास अपना क्या बनाती है? संगम बनाती है। तो यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत के बाद दोस्तों हम क्लासेस बना रहे हैं, 2-3 दिन से फीवर भी है, और कोशिश कर रहे हैं कि क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो इसी के लिए दोस्तों लाइक बनता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अब है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट जीके डोज का। ये है दोस्तों प्रमुख इंडेक्स की बात करें। देखिए, प्रमुख इंडेक्स की बात करें दोस्तों, और ये हमने आपको कल भी याद करवाए थे, है ना। तो एक बार जरा इसे फिर से याद करते हैं, और फिर जो नए इंडेक्स हैं उसे भी याद करते हैं। देखिए, पहला है दोस्तों यहाँ पे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 136। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है दोस्तों 136। भारत की रैंक कितनी है? 136। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाता कि 2021 में, ये तो हो गया 2022 में, 2021 में कितनी है? 2021 में जो भारत की रैंक थी वह कितनी थी? 139। कितनी थी? 139। और यहीं पर अगर 2020 की पूछा जाता तो 144 थी। क्या थी? 144। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है।
तो यहां तक ये हो गया, फिनलैंड यहाँ पे टॉपर है। और यहाँ पे बात करें SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर दोस्तों दूसरा है यहाँ पे कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2021-22, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो देखिए भारत की रैंक है 85, भ्रष्टाचार 85, भ्रष्टाचार 85। आप ध्यान रखना 2021-22 की रिपोर्ट है, भारत की रैंक कितनी है? 85 है। अब यहाँ पे पूछा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनली पासपोर्ट की बात करें, देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो यह है जनवरी 2022 के अनुसार, और भारत की रैंक कितनी है? 83 है। तो हेनली की बात करें 83, हेनली कितना है? 83 है। तो हेनली कितना है? 83 है। एशिया पावर इंडेक्स, देखिए एशिया पावर में भारत की रैंक चौथी है, भारत की रैंक एशिया में चौथी है। पहला कौन है? पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जापान है। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो चौथी है, पहला, दूसरा, तीसरा यूएसए, चीन, जापान। देखिए यूएसए तो टॉप में आएगा, दूसरा चीन आता है, तीसरा जापान है, और भारत कितना है? चौथा है। पांचवा है यहाँ पे कि वायु गुणवत्ता शहर में बात करें तो दिल्ली हमारा टॉप में था, कल डिस्कस किया था, लाहौर दूसरे स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं है। तो यह तो दोस्तों कल हमने देखा था, आई होप आपको याद होगा। और यहां पे जरा ये देख लीजिए कि यह है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो भारत की रैंक 2021 में कितनी है? 71 है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, भारत की रैंक 71 है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे कुछ और देखिए, जैसे यह है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस, तो भारत में पीस नहीं है, तो कितना है टोटल? 135। तो भारत में कुल जो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रैंक है वह है 135। टॉप कौन है? टॉप है आइसलैंड। फिर यहां पे देखिए दूसरा है यहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें दोस्तों तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात करें तो यह है 142वां रैंक 2021 में, और 2022 में भारत की रैंक है 150। अभी आई है जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2022 में, भारत की रैंक 150 है। जबकि जो 2021 की बात करें तो 21 में भारत की रैंक कितनी थी? 21 में भारत की रैंक थी 142। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट यहां पे ये इंडेक्स है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे है ग्लोबल इनोवेशन। देखिए दोस्तों जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और ऐसे इंडेक्स है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें दोस्तों तो भारत की है 46 रैंक, और यहाँ पे पहला कौन है? पहला है स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपने देख लिया है, 2021 का है। फिर है फोर्ब्स रिपोर्ट। अब देखिए दोस्तों फोर्ब्स क्या करता है? एक रिपोर्ट जारी करता है, और फोर्ब्स रिपोर्ट में जो सबसे सर्वशाली शक्तिशाली जो महिला है 2021 के अनुसार, वहां पे जो मैकेंजी स्कॉट है वो सबसे पहली महिला है, सबसे शक्तिशाली महिला है। जबकि यहाँ पे भारतीय महिला का भी नाम शामिल है, और जिनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण जी। और रैंक कितनी है? 37वीं रैंक है। कितनी रैंक है? 37वीं रैंक है। और फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 2019 में भारत की रैंक 77 थी, 2020 में भारत की रैंक 63 थी। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सी यहाँ पे धांधलियां हुई थी, और धांधली होने के कारण वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि अब से यह रिपोर्ट जारी नहीं करेंगे। तो 2020 में लेटेस्ट आई थी, इसके बाद कोई नहीं आई, 2021 भी नहीं आई, 2021 तो कोरोना पैंडेमिक के कारण नहीं आई, तो 2022 भी नहीं आने वाली, अब आएगी भी नहीं, है ना। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता था 2019 में 77, 2020 में बात करें तो 63 था, ठीक है। अब एक देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी इंडेक्स है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और भारत की रैंक की बात करें तो 46 है, और पहले की बात करें तो यूएसए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक दोस्तों यही है इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, आपको यही याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है ये 150 प्लस लाइक का है, तो जरूर लाइक करें दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में हमें 2.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और वह इसलिए हुआ कि क्योंकि तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, तो वीडियो को हमने पॉज करके बनाया है, तो लगभग 2-3 ब्रेक बीच में लिए हैं, और फिर उसके बाद हमने अपनी क्लास कंप्लीट की है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।